अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ कहाँ पहुंचे क्या समझे वाले हिस्से पर देखते हैं। ये पेज नंबर 28 पर है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत करें। तो ये आपके सामने पेश किया गया है। ये तरीका बताया गया है कि आपको इससे आसानी रहेगी और आपको रटने की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा नहीं होगी। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे कई नेता थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयपाल सिंह और भीमराव अंबेडकर इसमें शामिल है। इसके अलावा एक और हम आगे बात करेंगे इनकी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये लोग कांग्रेसी नहीं थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ, जहाँ वल्लभ भाई पटेल थे वो जो अपने किसान सत्याग्रह था उसके नेता थे, आपको पता होगा, आपने पहले देखा। अबुल कलाम आज़ाद धर्मशास्त्री थे, अरबी भाषा उनके विद्वान थे वो। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर ये सामाजिक क्रांतिकारी विचारक थे। आंदोलन और जाति व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो खुद हिंदू महासभा से उसमें सक्रिय थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कई सारे भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, उनके अलग विचार। एस सी मुखर्जी के हमने देखा। जवाहरलाल नेहरू के अपने विचार, सरोजिनी नायडू के, सोमनाथ लाहिरी के, बलदेव सिंह। तो इस प्रकार से कई तरह की विविधताएं मौजूद थी। हर तरह की विचारधाराएं वहाँ पे आ रही थी। इनमें से मैंने कुछ का नाम लिया जिनको मैं आगे इस इसी पेज में कुछ का मैं बारे में बताने जाऊंगा। बलदेव सिंह के बारे में जैसे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। हालांकि मैंने पहले इसके बारे में बताया है आपको थोड़ा, तो और थोड़ा आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2.4 जो है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य वाले शीर्षक पर सब आएंगे। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। दर्शन यानी इंग्लिश के लिए इसे फिलॉसफी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे दर्शन का मतलब है कि किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। यानी कोई भी काम जैसे आप करते हैं और जाते हैं उसी ओर या सोचते हैं, उसके पीछे के है ना वो बेस, जो बेस बोलते हैं, जो बुनियाद मैंने बताया जैसे घर का एक बुनियाद होता है, उस तरह से जीवन के अंदर भी, सोच के अंदर जो आप सोचते हैं उसकी भी कोई बुनियाद होती है। आप किस दिशा में जाना चाहते हैं ये आपकी फिलॉसफी है। इसलिए लोगों की फिलॉसफी अपनी होती है, जीवन जीने का ढंग है उनका अपना अपना। यह काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। चलिए नीचे देख, अच्छा बीच में हम ये देख लें, यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर आपको दिख रही होगी पीछे से, है ना, पीछे वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा होगा। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता के से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें।
ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो उम्मीद आपने इन बातों को समझा होगा, वो क्या कहना चाह रहे और किस तरह के संविधान की वो कल्पना कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। तो स्टूडेंट्स, नीचे हम अंबेडकर जी की जो बातों पे जाने से पहले ऊपर के वाले जो हमने लाइन पढ़ी गांधी जी की, आपने देखा, इसके बारे में ऊपर देखते हैं। तो इससे हमारा एक वो छूट गया हमारा पहले, इसके बारे में बातें। खैर अभी हम पूरा कर लेते हैं। ऊपर सपने और वायदे, वो जो हिस्सा है ऊपर देखें। तो इसी के संदर्भ में जो हमने बॉक्स में गांधी जी की बातों को देखा, आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। देखिए, फॉलोवर उनके थे, लेकिन वो खुद संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी उनकी एक गांधी जी का गुण है कि उनसे लोग सीखने वाले कितने थे। और आप ये कहें कि उनका फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गांधी जी के विचारों को ये तो कहा जाता है कि संविधान का एक हिस्सा है। आप लोग और आगे भी देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, उन पर एक बहुत गहरी छाप गांधी जी के विचारों के वहाँ पे लाया गया है, जो गांधी जी चाहते थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने अपने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। तो ये देखिए, जो हमने पढ़ा ना, पहले हमने बॉक्स में पढ़ दिया हालांकि, अब उसको दोबारा एक बार अपनी ओर से फिर देख लें। जो बॉक्स में हमने बातें गांधी जी की पढ़ी, जो लाइन से एक पढ़ा था कि किस तरह से वो महिलाओं को खासतौर पर पुरुषों के बराबर के अधिकार की बात कर रहे थे। गरीब और अमीर के बीच जो अंतर है उसको लेकर, कि वो नार है उसको लेकर बात कर रहे थे। नशे के लेकर उन्होंने बात की कि इस तरह की चीज़ ना हो, सब लोग मिलजुल कर रहें, शांतिपूर्वक रहें, और कहीं कोई गुलामी के जीवन ना जिए। तो ये सारी बातें मैंने तो एक बार और बताया और बॉक्स में पहले पढ़ा भी है। आप लोग और खुद पढ़ें और देखें और सोचें भी कि क्या, कहाँ पे हम हैं, कितना पहुँचे उनके आदर्शों के ऊपर। चलिए, तो इसी पेज पर हम दाएं हाथ पर देख लेते हैं बलदेव सिंह जी के बारे में। 1901 में इनका जन्म हुआ और 1961 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म हरियाणा में हुआ। एक सफल उद्यमी थे और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री। नीचे देखते हैं जो पिक्चर है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी की है तस्वीर। 1887 में इनका जन्म हुआ और 1971 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म गुजरात में हुआ। ये वकील थे, इतिहासकार और भाषाविद थे। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। ये इनसे जुड़ी बातें महत्वपूर्ण आप देख लें, बस कई बार आता है, आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपको यहाँ आसानी होगी। चलिए अगली तस्वीर देख लें। तो अगली तस्वीर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। इनका जन्म 1901 में हुआ और मृत्यु 1953 में। पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। शिक्षाविद और वकील थे। हिंदू महासभा में सक्रिय थे। बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने और स्टूडेंट से ही भारतीय जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हुई है।
तो आप देखिए कितनी विविधता है। सरकार उसमें किसकी थी और उसमें कितनी, और ये क्या कौन से मंत्री थे देखिए आप भी। अंतरिम सरकार जो थी उनमें इनको उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री का पद दिया गया था। तो यानी कि आपको, और हमने पहले एक उदाहरण में बताया था कितनी तरह की विचारधारा वाले लोग थे और अलग अलग विचारधाराओं के लोग उसमें शामिल हुए थे संविधान सभा में। चलिए अगले पेज 29 पर आ जाते हैं और देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी की बात को जो है। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ सिद्धांत देखिए, हर वोट का समान महत्व जो था, इस प्रिंसिपल को हमने अडॉप्ट किया है और ये चल रहा है। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। देखिए मैंने बताया कि समानता कहाँ पे है और कहाँ नहीं है, और वो समानता क्यों नहीं है सामाजिक और आर्थिक जीवन में, उसका कारण भी इन्होंने यहाँ बताया। सामाजिक और आर्थिक ढांचा यानी समाज के नियम इस प्रकार से हैं कि जहाँ कुछ खास वर्ग के लोग फायदा उठाते हैं, बाकी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं या वो सोच ही नहीं पाते हैं। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि कई लोग इस बात को सोच नहीं पाते कि बड़ा बनना, देश का प्रधानमंत्री बनना, नेता बनना, वकील बनना, सरकारी विद्यालय में टीचर बनना, बड़े बड़े पदों पर रहना, उसके बारे में सोच ही नहीं पाते। एक बड़ा वर्ग इसलिए शिक्षा में मार्गदर्शन नहीं पा पाता और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो लड़की लड़का, मैं सभी को इसमें शामिल कर रहा हूँ सर। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। तो देखिए अंबेडकर जी की जो बातें थी आज भी कितनी कारगर लगती हैं और दिख रही हैं हमको स्पष्ट तौर पर कि राजनीतिक तौर पर तो समानता है और आज भी असमानता सामाजिक तौर पर देखने को मिल रही है। और वास्तव में जो राजनीतिक समानता की जो बात थी वो असली अपने मकसद को पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब तक समाज में उनको बराबरी का एहसास नहीं होगा वास्तव में भी, कैसे वो असली अधिकार का पालन कर पाएंगे। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, कई जगह पंचायत में जैसे महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, वहाँ पर जो मुखिया के पद पर होते हैं वो महिलाएं कई बार होती है, लेकिन उनके पति उनको वास्तव में उनके नाम से शासन चला रहे होते हैं और वो सिर्फ साइन करने का काम या अंगूठा लगाने का काम करते हैं। तो ऐसा भी है, यहाँ देखने को मिलता है। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। चलिए वो भाषण को एक बार और देखते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा उसमें किस तरह की बातें कही थी उन्होंने। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली
इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है, और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो आप महसूस करें या सुने भी उस टाइम के इस भाषण को, कितनी सारी बातें हैं और आज भी कितनी प्रासंगिक है, रेलेवेंट है आज भी। और कई सारे बातें हमारे साथ करती हैं और मजबूर करती है सोचने को कि हमारे जो नेता है, राजनेता हैं, किस तरह के शासन को बनाए, उस पर सोचने का। तो स्टूडेंट्स हम नीचे देखते हैं कहाँ पहुँचे, क्या समझे वाले हिस्से पर। पहले दिए तीनों उदाहरणों को गौर से पढ़ें। तो अभी हमने गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के जो ये तीनों उदाहरणों को देखा हमने। इस पे प्रश्न है, देखते हैं। पहचानिए कि कौन सा विचार इन तीनों उदाहरणों में, इन कोटेशंस में उपस्थित है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि तीनों में ही भारतीय समाज में जो असमानता की स्थिति है उसको मिटाने की बात की जा रही है कि असमानता हटे। तीनों की बातों में दिख रहा है। दूसरा देखते हैं, इन तीनों उदाहरणों में इस साझे विचार को व्यक्त करने का तरीका किस तरह एक दूसरे से भिन्न है। तो ऐसे गांधी जी की जो बातें थी उनमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने कहा किसी भी तरह का जो वर्ग के आधार पर होता है कि ऊंचा वर्ग, नीचा वर्ग, उस तरह की स्थिति ना रहे। समाज में सब लोग सामंजस्यपूर्ण, है ना, सौहार्दपूर्ण, एक दूसरे के साथ मेल जोल मिलाकर रहें। और देखिए दूसरे कोटेशंस में अगर देखें डॉक्टर अंबेडकर के, तो वो बात कर रहे हैं कि राजनीतिक असमानता तो हम पा रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से असमानता फिर भी है, और जब तक ये नहीं पा लेते हैं तो उसका राजनीतिक समानता की जो प्राप्ति वो पूरी तरह से नहीं है। यानी कि वो कौन सी असमानता पे ध्यान दे रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक वाली। तीसरे में देखेंगे जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो क्या बात कर रहे हैं। नेहरू ने गरीबी, अज्ञान, रोगों से और अवसर की समानता को दूर करने की बात की है। तो हम तीनों में अंतर अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम इस पेज पर जो है कुछ तस्वीर है उनके बारे में देखते हैं क्या बातें लिखी हैं। तो बाएं हाथ पे देखेंगे ऊपर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है। भीमराव रामजी अंबेडकर, 1891 में इनका जन्म हुआ, 1956 में इनकी मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी। बहुत आंदोलन इन्होंने किए थे उस समय पर। आप लोग उनके बारे में अवश्य जरूर पढ़ें। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक। इनसे जो भी देखिए कितनी मुख्य की बातें हैं, आप ध्यान रखें। नीचे देखें जवाहरलाल नेहरू जी को 1889 में इनका जन्म हुआ, 1964 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, वकील और कांग्रेस नेता थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे।
बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो इनसे जुड़ी हमने मुख्य बातें देखी। चलिए नीचे देखते हैं। नीचे की तस्वीर सोमनाथ लाहिड़ी की है। 1901 में इनका जन्म हुआ और 1984 में इनकी मृत्यु हुई। पश्चिम बंगाल के में इनका जन्म हुआ। ये लेखक थे और संपादक भी थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य थे। संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। यानी कि जो हमारे संघर्ष हुए थे, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी हमारे देश की आज़ादी के लिए, कुछ मूल्य वहाँ से आए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो स्टूडेंट्स, ऊपर आगे जाने से पहले हम ऊपर के कुछ जो आपको एक तस्वीर दिख रही होंगी, कागज के जो पुराने पेजेस में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हम उनको पढ़ते हैं। ऊपर के जो पेजेस हैं पुराने, उनके अंदर लिखी बातों को सबसे पहले ऊपर का देखते हैं, छोटा सा जो संयुक्त राज्य के हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। तो हमने देखा ये अमेरिका का जो संविधान की प्रस्तावना है, उसको जो काफ़ी के लिए देशों के लिए एक आदर्श का काम किया। नीचे देखते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं। अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। तो आपको पता है हमने पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में कितनी बातें पढ़ी भी हैं पहले, तो आपको कुछ बातें नज़र आ रही होंगी यहाँ पर भी कि कैसे उन्होंने भेदभाव के खिलाफ जो पहले उनके साथ गलत हुआ उस देश के अंदर जसवे तत्वों के साथ उन सारी बातों को शामिल किया गया है।
आप अपने स्तर पर भी एक बार पढ़े, उन शब्दों के मायनों को जानने की कोशिश करें। चलिए नीचे वाले पेज पर हम देख लेते हैं एक बार, यानी पेज नंबर 31 पर आ जाएंगे। यहाँ बड़े ध्यान से आप सभी उद्देशिका को देखें और इनके अर्थ को भी समझने की कोशिश करें। काफ़ी आसान शब्दों में यहाँ बताने की कोशिश की गई है जो महत्वपूर्ण शब्द है हमारी उद्देशिका के। तो मैं एक बार उद्देशिका पढ़ता हूँ आपके सामने। भारत का संविधान। उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी कोष्टक मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो एक एक कर इसके जो महत्वपूर्ण शब्द उनको भी देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को, ऊपर देखें, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो इस अर्थ के को जरूर आप लोग समझें कि यानी कि संविधान का जो निर्माण है खुद लोगों ने किया है। किसके माध्यम से? अपने रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो और ये किस थोपा नहीं गया, हमने खुद यानी लोगों ने अपने लिए अपने काम को आसान करने के लिए, व्यवस्था को काम को आसान करने के लिए उन्होंने तरीके अपनाकर ये नियम बनाए हैं। और ये थोपे नहीं गए जैसे सामंतशाही व्यवस्था में होता है, राजा सिर्फ आदेश देते हैं, वो उस तरह का नहीं है। चलिए अगले शब्द को देखते हैं। प्रभुत्व संपन्न। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। तो इसका मतलब हुआ कि कोई बाहर का देश हमारे देश को आंखें उठाकर नहीं दे सकता है। जैसे अंग्रेजों के टाइम में ऐसा होता था कि हमारे सारे डिसीजन जो अंग्रेज लेते थे, अब उस तरह की स्थिति नहीं थी। हम आज़ाद थे और अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र थे और हम एक तरह से हम इसके अधिकारी भी थे और कोई हम पे दबाव नहीं डाल सकता था अपने निर्णय को किसी उसके फ़ायदे में डालने के लिए, ना फायदे के लिए। यानी कि हम पूरी तरह से अब अपने पैर पर खड़े हो चुके थे। और ये दोनों तरीके से था, जैसे हमारे देश के दूसरे देशों के संबंध के मामले में भी और अपने देश के अंदर लोगों को नियम के हिसाब से कैसे चलाना है, कैसे आदेश दिए जाने, दोनों मामले में, यानी बाहरी और भीतरी दोनों। चलिए समाजवादी शब्द को देखते हैं। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। तो आपने अम्बेडकर जी की जो बातें थी उनमें ध्यान दिया होगा, सारा जोर उन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को मिटाने पर दिया था। और उनके जो वक्तव्य थे हमने ऊपर पढ़ा भी उदाहरण में। यानी कि इस मूल्य का मतलब क्या हुआ? समाजवादी का मतलब हुआ कि किसी संसाधन के ऊपर सबका हक है, किसी एक की वो संपदा नहीं है। यानी ये देश किसी एक का जागीर नहीं है, देश के सभी लोगों का इसके ऊपर हक है और सबको बराबर हक है और सबको उनका हक मिलना चाहिए। चलिए पंथ निरपेक्ष शब्द को एक बार देखते हैं। नागरिकों को, अच्छा उससे पहले आपको ये बता दूं, जो समाजवादी है वो सोशलिस्ट हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश का। प्रभुत्व संपन्न के लिए सॉवरन, पंथ निरपेक्ष जो अब है उसके लिए हम
सेकुलर शब्द प्रयोग करते हैं। आगे इसके बारे में देखते हैं। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। यानी कि हमारे देश का अपना कोई, जैसे कई देशों ने अपने आप को इस्लामी घोषित कर रखा है, उनके संविधान जैसे वहाँ से लागू होते हैं, जैसे सऊदी अरब भी हो गए। देखिए वहाँ का उनका जो नियम है उस शरीयत के हिसाब से चलते हैं। तो देखिए भारत का है, यहाँ पर आज़ादी दी गई थी। हमारे नीति निर्माताओं ने ये सोचा इतना विस्तृत रूप में कि सबको आज़ादी मिलनी चाहिए और धर्म की स्वतंत्रता अपनी एक निजी स्वतंत्रता है और ये सबको बराबर मिलना चाहिए कि कौन किसका पालन करेगा। हो सकता है कोई नहीं भी करेगा, जिसको धर्म विश्वास भी नहीं है। तो मतलब सारे तरह की विचारधाराओं को यहाँ पर सम्मान दिया गया, सारे धर्म को यहाँ पर आज़ादी दी गई। आप किसी भी धर्म में कोई भी कहीं भी अपना सकता है स्वतंत्र होकर, और स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है। यानी कि कई देशों में, मैंने बताया सऊदी अरब जैसे कई और भी कई अन्य देश हैं जो अपने अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, यानी कि आधिकारिक रूप से सरकार ही खुद इसके हिसाब से चलती है। तो आप ही लोग सोचिए कि कितना वो सही है, ये गलत है। चलिए अब लोकतंत्रात्मक शब्द को देखते हैं। डेमोक्रेटिक शब्द अंग्रेजी के लिए यूज होता है। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। तो हमने उधर लोकतंत्र की बात की भी थी आपके सामने। लोकतंत्र वाले एक वीडियो में हमने बड़े अच्छे से उसके बारे में बताया भी है, तो इसी से जुड़ा है ये, क्या क्या जो अधिकार होते हैं एक देश में, लोकतांत्रिक देश के अंदर। चलिए हम अगला देखते हैं। गणराज्य का मतलब, रिपब्लिक शब्द अंग्रेजी का यूज करते हैं इसके लिए। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। देखिए इसको बड़े ध्यान से आप रहें कि हमारे जो शासक हैं वो नियम के हिसाब से, चुनाव की प्रक्रिया के हिसाब से चुन के आते हैं, ना कि कोई वंश प्रणाली है। जैसे वंशज होते हैं ना, एक पीढ़ी के हुए तो उसके नीचे, जैसे मुगल के टाइम में भी था कि किसी राजा के बेटे हुए, तो वो इस तरह भारत के प्राचीन टाइम में भी इस तरह से वो रजवाड़ों का टाइम रहा है, और काफ़ी समय तक आज़ादी के पहले तक भी रजवाड़े रहे। तो एक दौर रहा है ये, बिना चुनाव हुए बस एक परिवार के लोग ही इस तरह से एक समाज पर राज किया करते थे, और देश के स्तर पे भी ऐसा होता था। तो वो अब नहीं होगा, अब पूरी प्रक्रिया होंगी और इस हिसाब से उनका चुनाव होगा। न्याय शब्द को देखते हैं एक बार। जस्टिस अंग्रेजी के लिए यूज होता है इस न्याय के लिए। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखिए चाहे वो किसी भी जाति के आधार पर हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो या धर्म को ना मानने वाला हो, लिंग के आधार पर कोई भी हो, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, या कोई जो अलग जो एक और कई प्रकार की और भी लैंगिक जो लोग हैं उनके लिए भी, यानी बराबर सबको हक है। चलिए स्वतंत्रता को देख सकते हैं हम फ्रीडम शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए इसके नीचे, नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि सोचने की भी आज़ादी की बात की जा रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। जी हाँ, ऐसा होता है। कई देशों ने तो कई सारे चिंतकों को, लेखकों को मौत के घाट उतार दिया, हत्याएं इनकी कर दी गई। ये लोकतांत्रिक, असली जो लोकतांत्रिक देश है, इसकी खास पहचान होती है कि वहाँ के लोग स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और ये हर टाइम में हुआ है, और जो लोकतांत्रिक देश है उनको ये एक अच्छी पहचान मानी जाती है बुनियादी तौर पर कि स्वतंत्रता वहाँ पर, और इस तरह की स्वतंत्रता होना जरूरी है। चलिए अब समता शब्द को एक बार देख लेते हैं।
कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो लोग समान स्तर पर नहीं पहुँचे हैं, जैसे ओबीसी के आरक्षण हमने देखा है, SC ST जो वर्ग है उनके लिए, तो यानी कि उनको जो होता है मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि वो लोग समान हो सके। तो कुछ उदाहरण दिए गए। सबको समान बनाने के लिए भी सबको आना भी तो जरूरी है, क्योंकि एक समय पर सबका समान होना जरूरी नहीं है कि सब लोग समान हो सकता है किसी में कम क्षमता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कम क्षमता है उसे छोड़ दिया जाए। हमें उसे उतना क्षमतावान बनाना है ताकि वह सबके बराबरी पर पहुंच सके। ये इसका मतलब हुआ। चलिए बंधुता का मतलब एक बार देख लेते हैं। फ्रेटर्निटी सब प्रयोग होता है। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। देखिए यानी सबको भाईचारे के साथ रहने के लिए जो गांधी जी ने इनकी बात की थी जोरों शोरों से, उसकी बात यहाँ की जा रही है कि सब लोग अच्छे से एक साथ रहें और सौहार्दपूर्ण सहयोग के साथ एक साथ रहें। नीचे एक महत्वपूर्ण सूचना आप देखें, नोट। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। चलिए अब हम अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 32 पर। कहाँ पहुँचे क्या समझे वाले हिस्से पर एक बार देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना कीजिए। देखिए हमने तीनों को एक बार देखा ऊपर। इन सभी में जो विचार साझा हैं उनकी सूची बनाएं। देखिए तीनों में एक समानता आपको दिख रही होगी कि हम के साथ स्टार्ट हो रहे कि हम, जैसे हम संयुक्त राज्य के लोग, हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, हम भारत के लोग। एक हम चीज़ देख सकते हैं यहाँ, यानी कि तीनों के तीनों, यानी कि जो संविधान जो बनाने वाले हैं यानी लोग हैं, वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाएंगे और उसका नियम का निर्माण कर रहे हैं। ये हो गई आपकी एक चीज, कॉमन चीज जो तीनों में है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। एक और बात इसके अंदर हम देखेंगे कि जो न्याय का जो विचार है तीनों के अंदर आप देखेंगे, मैंने देखा, आप लोग भी देखें एक बार, तीनों में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो बातें समान तौर पर तीनों में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इन सभी में कम से कम एक बड़े अंतर को रेखांकित करें। देखिए अगर आप ध्यान देंगे अमेरिका के संविधान में देखेंगे तो अधिक अच्छा संघ बनाने वाली जो बात है, संघ बनाने वाली जो बात है, वो अफ्रीका वाले और भारत में ये सब देखने को नहीं मिल रही है। तो संयुक्त राज्य विशेष रूप से अमेरिका के अंदर ये बात है कि संघ के निर्माण की बात उनकी उद्देशिका में की गई है, बाकी दो में नहीं है। अच्छा अगले प्रश्न को देखते हैं। तीनों में से कौन सी प्रस्तावना अतीत की ओर संकेत करती है? तो जाहिर है अगर आप दक्षिण अफ्रीका के संविधान को देखेंगे तो उसमें मैंने पहले ही बात की थी, श्वेत लोगों के ऊपर उनके साथ इतिहास में जो बातें हैं उनको लेकर उद्देशिका में बात की गई है। तो आप अच्छे से एक बार और देखें, आपको दिखेगा वहाँ। अगले प्रश्न को देखते हैं। इन प्रस्तावनाओं में से कौन सी ईश्वर का आह्वान नहीं करती? तो अगर आप अमेरिका के संविधान की जो संविधान की उद्देशिका उसको और भारत की जो उद्देशिका है संविधान की उसको देखेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगा हमारे यहाँ कोई और या अमेरिका वाले में कोई ईश्वर के आह्वान की बात नहीं की गई। हमारे यहाँ और वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है और कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में देखने को नहीं मिल रही। जो उद्देशिका को हम देखते हैं तो वहाँ पे, और मैंने बात की थी हमारे यहाँ जो हमारे देश का संविधान है उसका कोई अपने आप में भी आधिकारिक धर्म नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला शीर्षक, संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत यानी कि बड़ा काफ़ी दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है।
भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, यानी कि लचीलापन था। उन्होंने देखा कि समय के अनुसार बदलाव हो भी सकते हैं, इसका ध्यान रखा। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं इसको, यानी कि मॉडिफिकेशन, एक तरह का नए नए चेंजेस समय के अनुसार जो हो सकते हैं। उसके बाद संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती, यानी कि बाउंड्री जिसे बोलते एक तरह की, कि क्योंकि हम नहीं, हमारे नाम से ही संविधान बना, ये अब ध्यान रखिए। प्रतिनिधि जो थे वो किसके नाम से गए? लोगों की, यानी लोगों ने ही संविधान बनाया, तो वो लोग वो करेंगे जो हम चाहते हैं, ना कि वो अपनी मर्जी चलाएं और अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी वो बोलें। राजनेता लोग, पॉलिटिशियंस लोग, तो इसलिए उनकी भी लाइन क्रॉस बना दी गई कि अपने वो शक्ति जो हम देंगे अपने संविधान के माध्यम से नेताओं को, वो लोग गलत इस्तेमाल ना करें। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में हैं। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। तो देखिए, जाहिर सी बात है, सारी इसी कक्षा में आप नहीं पढ़ेंगे, समय के अनुसार जैसा बड़े होंगे और भी कक्षाओं में आप सारी बातों को पढ़ेंगे, तो उसी क्लास में होगी। और अपनी कुछ बातें तो आप खुद अगले जो अध्याय होंगे उनमें भी पढ़ेंगे। नीचे कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं, इन पे आप जरूर गौर करें और अच्छे से इनका अर्थ जानने की कोशिश करें। बड़े और अंदर पाठों में आए हैं, आसानी से आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कठिन शब्दों को। तो चलिए अब प्रश्नावली की ओर मुड़ते हैं। पेज नंबर आप लोग आ जाइए 33 पर। पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। तो देखते हैं। क, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के बाद देश कैसा होगा, इसको लेकर जो हमारे नेता थे वो पूरी तरह से अपने दिमाग में क्लियर थे कि स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, यानी कि वो क्लियर उस मामले में थे। चलिए अगले को देखते हैं। ख को, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। तो ऐसा नहीं था। तो जितने सदस्य थे संविधान सभा के, तो विशेष जो संविधान के जो अलग अलग प्रावधान थे उनके ऊपर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार देखने को मिले थे। आप अच्छे से अपने शब्दों में इसको और लगा के इसको लिखें, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ इस पर। तो जो अगला ये प्रश्न है कि जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी, तो ऐसा नहीं है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि कोई देश जो लोकतांत्रिक है वहाँ संविधान अवश्य होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमने पहले बात की कि जनता ने ही इनको बनाया, जनता के नाम से संविधान बना था, तो समय के अनुसार से इसमें बदलाव किए जा सकते हैं।
तो ये ठीक नहीं है। सर्वोच्च कानून है, लेकिन यहाँ पे समय के अनुसार हम बदलाव कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, आप अवश्य ध्यान रखें। इन बातों के मतलब बहुत गहन मतलब होते हैं, गहरे मतलब होते हैं इनके, तो आप लोग अवश्य इन पर ध्यान दें शब्दों के ऊपर, ताकि आपके आगे के समय के लिए ये आसान करेंगे। और आगे जितनी बड़ी कक्षा में आप जाएंगे तो आपको इसके साथ जोड़ने में काफ़ी आसान रहेगी, वरना कई बार बच्चों को आगे चल के आगे कक्षाओं में दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों को अगर आप अभी समझेंगे तो आगे कक्षाओं में बहुत आपके लिए सुविधाजनक भी रहेगा, और आपकी नॉलेज तो ऑब्वियसली वो तो प्राइमरी है, वो बढ़ेगी। मैं अतिरिक्त इसके फ़ायदे बता रहा था जो आगे चल के आपके लिए आप फेस करेंगे इनसे। तो हम अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? क, दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का। ख, स्त्रियों और पुरुषों का। ग, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। घ, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो आपको भी पूरी कहानी पता ही है, तो स्पष्ट इसका उत्तर घ है कि वहाँ रंगीन चमड़े वाले जो गोरे लोग थे उनके बीच जो बड़ी संख्या में थे, और अश्वेत लोग जो अल्पसंख्यक थे उनके बीच में वहाँ बड़ी लड़ाई थी। हाँ, माफ़ कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दें अवश्य एक बार फिर कि जो गाँव है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, ये सही उत्तर है। हाँ, मुझसे भूल हुई एक बार, क्योंकि आप जानते हैं और हमने पहले पढ़ा भी था कि जब संविधान बढ़ रहा था दक्षिण अफ्रीका के अंदर, तो कई तरह की बातें आई थी, और उस पर जो क्योंकि जो संविधान बनाने वाले जो अश्वेत के जो वर्ग के नेता थे, उन्होंने बोला कि जो श्वेत लोग हैं उनके भी अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। और आपको यही पता हुआ कि दोनों में कई सारे मतभेद भी थे कि, और जैसे हमने पढ़ा था कि बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुसंख्यक अश्वेत और यहाँ पर अल्पसंख्यक गोरों की बात यहाँ मैंने की। मुझे एक्सप्लेन थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि मुझे अचानक याद आया। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? क, शासन प्रमुख के अधिकार। ख, शासन प्रमुख का नाम। ग, विधायिका के अधिकार। घ, देश का नाम। जी हाँ स्टूडेंट, इसका उत्तर ख है कि शासन प्रमुख का नाम अक्सर नहीं लिखा रहता, और आपने देखा भी होगा कुछ जो हमने जिसका बताई उसमें भी। नीचे स्टूडेंट देखें चौथे प्रश्न को। संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। क, मोतीलाल नेहरू। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इसका चौथा जो है वो होगा 1928 में भारत का संविधान इन्होंने बनाया था। आपको याद भी होगा, हमने पहले इस बारे में देखा भी था। हम ख देखते हैं, बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर आप देखेंगे तो ये क्या थे? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद, तो आपको पता है ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और सरोजिनी नायडू ये संविधान सभा की सदस्य थी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न 5, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। तो आप अपने लेवल पर एक बार अवश्य पढ़ें, इसको देख लें। और चलिए हम इसके बारे में देखते हैं, उत्तर के बारे में भी। क, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? हाँ, इन शब्दों का प्रयोग करने का अर्थ आप समझ गए होंगे, क्योंकि नया नया हमारा देश अभी आज़ाद हुआ था और हमने अभी तक उस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया था। उन्होंने पूरा नहीं किया था और उसे पूरा किया जाना भी बाकी था, जिसे हम आराम से पूरा करने वाले थे। तो आपको पता हुआ कि
उन्होंने इसमें जो संविधान को लेकर जो पूरी तरह से मानवता को लेकर समर्पित किया था, उन्होंने बात की थी कि अंतिम रूप से ये मानवता का हित करेगी। तो ये आपको दिख भी रहा होगा कि राष्ट्र की सेवा और उसके लोगों की सेवा, और एक बड़े से अर्थ में, ये बृहत अर्थ में मानवता की सेवा के तौर पर था ये। और मानवता यानी कि इसमें जब हम बात करेंगे मानवता की, यानी कि इसमें एक देश की बात नहीं होगी, पूरे विश्व के लोगों की बात होगी, क्योंकि लोग हर जगह हैं। चलिए आगे देखते हैं। वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? तो स्टूडेंट्स हम उनकी उस लाइन पे उदाहरण जो है वहाँ देखेंगे तो हमको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि वो भारत की सेवा करने का जो अर्थ लगा रहे हैं, उस शपथ लेने की जो बात कर रहे थे, उसके बाद है उसमें है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। और इसको और ज़्यादा विस्तार में ले जाते हैं, दरिद्रता का, ज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। तो इन सब की वो बात करते हैं और वो शपथ लेने की बात करते हैं कि इसको मिटाना है। चलिए घाव को देखते हैं। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख के आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे? तो जाहिर सी बात हमने बताया पहले कि महात्मा गांधी जी ने कई नेताओं के लिए मार्गदर्शन का काम किया, उसमें खुद जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। तो इसका उत्तर स्वयं महात्मा गांधी जी हैं, और उनके महान सपने के बारे में वो बता रहे हैं कि वो चाहते थे कि हर आँख के आंसू, हर जो व्यक्ति जो दुखी है उनकी आँख के आंसू पोंछे जाएं। तो उसकी बात को यहाँ पे बात किया उन्होंने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 6 नंबर। हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। चलिए देखते हैं। क संप्रभु, तो इसका देखेंगे 2 नंबर। फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है, तो इसका स्पष्ट ये दिख रहा है आपको मतलब। चलिए गणतंत्र को देखते हैं, तो यानी कि इसका तीसरा है शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। चलिए बंधुत्व को देखते हैं, इसका चौथा है लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए, और हमने पहले बात भी की इसकी। घ धर्मनिरपेक्ष सेकुलर की, इसका पहला है सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स 7वां प्रश्न को आप स्पष्ट तौर पर पढ़ें एक बार। इसमें एक पत्र लिखने की बात की जा रही है, जिसमें मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको, और आपको अपने स्तर पर देखना है कि क्या क्या बातें शामिल हो सकती हैं। मैं कुछ बातें बताता हूँ इसमें। कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनैतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनैतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो मैं चाहूँगा कि आप नेपाल को लेकर कुछ जानकारियाँ जुटाएं अपने स्तर पर, और देखें वहाँ किस तरह की शासन व्यवस्था है और क्या है और क्यों है। तो उस पर बातचीत भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ, तो आप अपने स्तर पर जरूर लिखें। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं हम, 8 नंबर। भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं? चलिए हम का को देखते हैं पहले। अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय अपनी बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो अपने आप में ये गलत है कि हमें अंग्रेजों ने एक उपहार के तौर पर हमें ये लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। इसके लिए कितना स्ट्रगल हुआ था, हमारे कितना जो स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे लोग थे फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स ने
कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कई खून बहाए, अंग्रेजों से इनका विरोध हुआ। तो पहली बात तो ये गलत है। लेकिन अगर देखें कि उस अनुभव के साथ जो उनके साथ हमारे जो स्ट्रगल थे कई तरह के, आपको पता है प्रांतीय असेंबली 1937 का चुनाव भी हुआ था, तो उसमें कई सरकारें बनी थी, राज्यों में प्रांतीय असेंबलियों का गठन हुआ था। तो वो अनुभव हमने पहले लिए थे। तो हाँ, एक तरह की हमने ट्रेनिंग भी ली थी। तो आपको दोनों बातें मैंने यहाँ बताई, एक के अंदर क्या दिक्कत थी, दूसरी बात जो सही जो हमने लिया। चलिए दूसरा देखते हैं। ख, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की आज़ादी के लिए कितना ज़्यादा विरोध हुआ था अंग्रेजों के लिए से कि हमें आज़ादी दी जाए। और इस तरह से इन्हीं सभी संघर्ष का नतीजा था कि हम एक लोकतांत्रिक देश बनाने में सफल हो सके, और इन्हीं सब चीज़ों ने योगदान दिया। चलिए गा देखते हैं। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। ये अपने आप में हमारा सौभाग्य आप कहेंगे एक तरह का, कि हमारे जो नेता थे वास्तव में उनकी एक आस्था लोकतांत्रिक देश बनाने की थी। और इसका स्पष्ट तौर पर आपको आज भी अनुभव हो रहा होगा। जब आप बाकी पाकिस्तान का उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अपने आप हमारे लीडर कितना ऊंचा उस समय सोच रहे होंगे। और जाहिराना तौर पर हम इस बात के लिए गर्व भी कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 को एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं। 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज्यादा नाजुक बनाया है। उन्हें आत्मरक्षा के योग्य नहीं बनाया है। इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं का निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे जाहिर तौर पर बिल्कुल ये संविधान के मूल्यों से तो मेल नहीं खाते हैं, बिल्कुल विरोध में हैं एक तरह की बातें। क्योंकि हमारे यहाँ पर सबको समानता की बात की गई उद्देश्य के अंदर आपने देखा। और जब हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम भारत के लोग, इस हम का मतलब क्या सिर्फ पुरुष हैं? बिल्कुल नहीं, यानी सब जेंडर के लोग हैं। वैसे महिलाएं भी नहीं, महिलाओं को भी, यानी महिलाओं तक हिस्सा है ही, और भी जेंडर के जो लोग हैं जो स्त्री पुरुष के कैटेगरी में नहीं आते हैं उनका भी बराबर अधिकार है। तो यानी कि हम इससे तो बिल्कुल हम इसके साथ नहीं होंगे जो ऊपर की बात की गई। और हमारे संविधान के मूल्य अपने आप में काफ़ी ऊंचे थे, और इन सभी जो छोटी सोच है इनसे ऊपर थे, वो सबको बराबर सम्मान देते थे। और ये अपना में किसी भी प्रकार का जाति या धर्म, लैंगिक आधार पर भेदभाव के खिलाफ थी। तो हमने इस तरह देखा कि ये संविधान के जो हमारे मूल्य उनसे मैच नहीं करते। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण भी बताइए। क, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। तो ऐसे देखेंगे हम ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए सामान्य जो कानून होते हैं वो संसद द्वारा पास करके बनाए जा सकते हैं और इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे कि जो संविधान सभा जब हमारी बनी थी और जो संविधान के नियम थे वो अपने आप में काफ़ी बड़े थे। और यहाँ तक कि खुद संसद भी हमारी उसके आधार पर अपने नियमों को चलती है। और खुद जब संविधान में बदलाव की बात होगी तो उसके लिए विशेष प्रक्रियाएं हैं, उसको अपनाना पड़ता है, तब संविधान में परिवर्तन होता है। चलिए खा को देखते हैं। संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि सरकार के कई जो अंग हैं उनके बारे में भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका,
जो तीनों हैं इनके बारे में कैसे होंगी, कैसे काम करेंगे, कैसे प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे, राष्ट्रपति के बारे में भी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनका प्रावधान होता है। चलिए ग को देखते हैं। नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। तो हमने पहले ही बात की थी, एक सीमा तक सरकार हस्तक्षेप करती है, और हमने याद आपको लक्ष्मण रेखा वाली एक बात जो हमने की थी कि एक सीमा के आगे सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये जो संविधान हमारे लिए बना है, हमारी सुविधा के लिए बना है, हमारी सेवा के लिए है, और वो हमारे अगेंस्ट हो जाए, उसका गलत इस्तेमाल हो तो ये कैसे सही है। और आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो आपने सुने हैं ये हमें इस बात को और मजबूती देते हैं, हमारे जो अधिकार हैं। और इसके अलावा देखिए सरकार जो अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये अपने आप में देखिए शक्तियों का ही बंटवारा हो गया है, ताकि किसी एक के ऊपर जो शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो जाए। यानी कि पूरी तरह से सारी शक्ति एक के पास आ जाएगी तो उसका गलत इस्तेमाल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए अलग अलग हिस्सों में बांटकर 3 बड़े बड़े हिस्से जो अंग बताए मैंने उसमें बांटा गया है और देखा आपने। चलिए घ को देखते हैं। संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्य से कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ये देखिए हमने कुछ आधारभूत मूल्यों की बात की थी, संविधान के जो होते हैं उसके आधार पर ही संविधान बनता है। तो और ये आपको पता ही होगा कि किसी देश के अंदर जो सबसे सर्वोच्च जो कानून होता है वो संविधान ही होता है, संविधान के द्वारा ही निहित लागू होते हैं। और इस तरह से जो ये सारे प्रावधान होते हैं संविधान के अंदर, ये सारे उन मूल्यों से, हमने पता है ना, वो आधार का काम करते हैं किसी काम को करने के लिए। हम जो फिलॉसफी होती है एक, तो वो उद्देशिका के माध्यम से, क्योंकि आपको हमने आगे बढ़ा भी सारे उद्देशिका, वे आधार हैं और वो आगे के सारे प्रावधानों को एक तरह का निर्देशित करती हैं, गाइड जो बोलते हैं जिनको हम, कि आगे कैसे क्या करना है उसकी दिशा देने का काम करती हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं और ये वैल्यूज जो हैं आपने पढ़ा, जैसे समाजवादी है ना, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के बारे में, तो ये सारे हमारे संविधान के मूल्य हैं। चलिए नीचे और देखते हैं। आइए अखबार पढ़ें। संविधान संशोधन के किसी प्रस्ताव या किसी संशोधन की मांग से संबंधित अखबारी खबरों को ध्यान से पढ़िए। आप किसी एक विषय पर, जैसे संसद, विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण विषय पर छपी खबरों पर गौर कर सकते हैं। क्या इस सवाल पर कोई सार्वजनिक चर्चा हुई थी? संशोधन के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं? संविधान संशोधन पर विभिन्न दलों की क्या क्या प्रतिक्रिया थी? क्या यह संशोधन हो गया है? तो काफ़ी बातें आपको, अगर आप लोग अखबार पढ़े, मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाया उसमें बताया आपको कि आप लोग अखबार पढ़ने की आदत अवश्य डालें। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। आपकी जो जनरल जो नॉलेज है वो तो आपकी अच्छी होगी, शासन व्यवस्था के बारे में जानकर आप जागरूक होते हैं, और साथ ही शब्दों पे आपकी अच्छी पकड़ बनती है। आपके कई नए कौशल विकसित होते हैं, भाषा के नए अर्जन से आपके नए कौशल अर्जित होंगे, रोजगार का आपका एक नया पक्ष तैयार होगा। तो देखिए कितनी सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो सोचने का जो ढंग है वो एक बहुत अच्छा स्तर हो जाएगा, तो आप किसी को भी अच्छा सलाह भी दे सकते हैं इसी विषय के ऊपर। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रक्रिया को अपनाएं, इस गतिविधियों को ज़रूर करें घर पर अपने साथियों के साथ मिलकर। इसी के साथ हम इस पाठ का अंत करते हैं। तो आप अच्छे से रहें, समय का अच्छा उपयोग करें और मिलजुल कर सही से रहें, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखें। धन्यवाद।